हेलो फ्रेंड्स, ये एक मैराथन वीडियो है जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन को लेकर के बात करने वाले हैं। कौन सा यूनिट कितने नंबर का है और किस यूनिट में आपको क्या-क्या पढ़ना है, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हुए चलेंगे। आपको दोस्तों मान लो यूनिट 1 की तैयारी अच्छी हो रखी है, तो आपको सीधा यूनिट 2 पर स्विच होना है, तो उसके लिए आपको वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे ही टाइटल पर क्लिक करेंगे, नीचे चैप्टर्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप चैप्टर स्विच कर पाएँगे। मान लो आपका यूनिट 2 ठीक आपने तैयारी कर रखी है, आपको सीधा ही यूनिट 3 की तैयारी करनी है, तो आप नीचे से चैप्टर स्विच कर पाओगे जिस भी चैप्टर की आपको तैयारी करनी है। और जिनकी तैयारी कमज़ोर है वो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले अगर मान लो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस वीडियो को एक बार आराम से देखना समझते हुए सभी बिंदुओं को, और फिर आप स्पीड बढ़ा कर के इसको 2-3 बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले-पहले। आराम से आपका पेपर पास हो जाने वाला है और सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, उन्हीं में से आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। यूनिट 1 का नाम है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को लेकर के। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कुछ ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिट आपका 10 नंबर का है। आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, एक-एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। पहला टॉपिक आता है पर्यावरण के संवर्धन हेतु करणीय कार्य। हमें पर्यावरण का बचाव करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो देखिए पहला पॉइंट आता है कि जनसंख्या पर शीघ्रातिशीघ्र सख्ती के साथ में काबू पाया जाना चाहिए। पर्यावरण को जो ह्रास हो रहा है जनसंख्या वृद्धि से, उस पर काबू किया जाना चाहिए। दूसरा आता है वनों का संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए। इसके बाद में तीसरा आता है पॉइंट प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कुदरती संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है अधिकाधिक वृक्ष लगाने चाहिए और वृक्षारोपण के द्वारा वन संपदा बढ़ाने का भी हर संभव प्रयास करना चाहिए। छठा पॉइंट है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण आदि पर कड़ा नियंत्रण करना चाहिए। और सातवां पॉइंट है कि जनता को इस संबंध में जागरूक करना चाहिए। आठवां पॉइंट है कि वन क्षेत्रों पर अनधिकृत कब्जों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। जो अवैध जो कब्जे जिन्होंने कर रखे हैं वन क्षेत्रों पर, वन नहीं उगने देते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो उनको यहाँ पर हटाना चाहिए। नवा पॉइंट है कि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना और उसको गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशक हमें प्रयोग में नहीं लेने चाहिए। प्राकृतिक जो खाद बीज है वही प्रयोग में लेने चाहिए। इसी के साथ में 10वां पॉइंट है कि वन क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का भी संरक्षण हमें करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो वनस्पति उगी हुई है उसको कोई भी हानि ना होवे और जल स्तर ठीक तरीके से बना रहे। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने आता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या-क्या हैं। तो पहली विशेषता देखिए, बच्चों के अपने अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ा जा सके। दूसरा है कक्षा में ज्ञान को मात्र सूचना के रूप में ठूंसना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों को ज्ञान निर्माण के अवसर भी उपलब्ध करवाने चाहिए। इसी के साथ में तीसरा पॉइंट है कि विषय को इकाई और प्रकरणों की परंपरागत पद्धति से हट करके एनसीईआरटी के अनुसार थीमों में बांट दिया गया है और कक्षावार इन थीमों को सरल से कठिन की ओर और या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखने के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया गया है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु बच्चे की उम्र के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा फर्स्ट क्लास में है, उसको 10th क्लास का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा भी बच्चा बर्डन नहीं झेल पाएगा। बच्चे को उसके स्तर के अनुसार ही पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसी के साथ में छठा पॉइंट आता है कि विषय वस्तु सहज, सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके। इसके बाद में सातवां पॉइंट आता है आपके सामने, पाठ्यक्रम बच्चों में विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास में मदद करता है। और आठवां पॉइंट है कि पाठ्यक्रम हमारे देश और राज्य की विविधताओं के प्रति समझ का निर्माण करने में भी सक्षम होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर है। इसके साथ में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य आता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर इसमें मिलेंगे। और दूसरा उद्देश्य आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रारंभिक अभ्यास का अवसर मिल सकेगा। तीसरा उद्देश्य है मापन, डिजाइन तथा अनुमानीकरण के अवसर मिलेंगे। और चौथा उद्देश्य है अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर मिल सकेंगे। और पांचवा उद्देश्य है कि व्यक्तिगत एवं स्थानीय अनुभवों के आधार पर यथार्थ का विश्लेषण करने का अवसर भी मिल सकेगा। तो ये आपको पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य भी ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एमपी मुफात के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की नवीन अवधारणा क्या है। तो इसमें आपको ये लाइनें ध्यान रखनी है कि सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञानों तथा सामयिक जीवन से प्राप्त करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जैविक पर्यावरण के बारे में। तो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल है। पर्यावरण का यह भाग जैविक पर्यावरण कहलाता है, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हों। और इसी के साथ में भौतिक पर्यावरण आता है कि सजीवों के अलावा जो पदार्थ, वस्तुएं और विकिरण हैं वे मिलकर के भौतिक पर्यावरण बनाते हैं। उदाहरण है समुद्र, पर्वत, कोयला, सूर्य का प्रकाश, रेलगाड़ी आदि उदाहरण यहाँ पर है।
अब देखिए, या तो प्रश्न आपको पूछ सकता है कि जैविक पर्यावरण क्या है या फिर भौतिक पर्यावरण क्या है, या फिर आपको इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है इंपॉर्टेंट, एक लाइन भी दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाषा, वेशभूषा, रीति-रिवाज मिलकर के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब आपको देखिए अलग से ये प्रश्न आ जाता है कि सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, और 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं, तो फिर आप दोस्तों कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ये सांस्कृतिक पर्यावरण क्या हो गया? तो आपको ये लाइन भी ध्यान रखनी है कि भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज मिलकर के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे सामने आता है कि विभिन्न शिक्षा आवेगों ने आधारभूत शिक्षा के किन मूल तत्वों को दोहराया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर विकसित विभिन्न पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं ने निरंतर आधारभूत शिक्षा के 3 मूल तत्वों को दोहराया है। तो देखिए 3 तत्व कौन-कौन से हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला तत्व है कि शिक्षा में उत्पादकता गतिविधि, दूसरा है पाठ्यचर्या की उत्पादकता गतिविधि और सामाजिक पर्यावरण में आपसी संबंध, और तीसरा है विद्यालय और स्थानीय समुदायों के मध्य घनिष्ठ संपर्क। तो ये 3 पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को कक्षा में संप्रेषित किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए हमें ये कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु है कि चित्रों, फोटोग्राफ्स, कविताओं, गीत, कहानियों आदि को स्थानीय स्तर पर जुटाएंगे। दूसरा है प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाएंगे। तीसरा है छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को अधिकाधिक बढ़ावा देंगे, चर्चा करेंगे और छात्रों से सहयोग भी लेंगे और छात्रों के विचारों को प्रमुखता देंगे। इसी के साथ में इसका उदाहरण लेकर के समझते हैं कि आप ये किस तरह से कर पाएंगे। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक मेरी दुनिया के पाठ अब कहाँ जाएं हम को पढ़ना है, और इस पाठ के चित्रों को कक्षा में दिखाएंगे। ये चित्र उन लोगों से संबंधित है जिनके पास में संयोगवश घर नहीं है, यानी कि बेघर लोगों की यहाँ पर इस पाठ में बात हो रही है। और कक्षा में चर्चा करेंगे कि क्या किया जा सकता है कि इससे ऐसे जो बेघर लोग हैं उनके रहने के लिए घर मिल जाए, या उनकी सहायता हम किस प्रकार से कर सकेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका क्या रहती है। इंपॉर्टेंट आपको जरूर से याद करना है। देखिए, घर पर जलापूर्ति की व्यवस्था न होने पर रोजाना कई असुविधाएं होती है। जल तक पहुंच और उसकी उपलब्धता शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उत्पादकता आदि निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। वे स्थान जहां पर जल उपलब्ध नहीं है, वहां महिलाओं के समय का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो पानी लाने में, पानी ढोने में ही चला जाता है, जो उनके कार्य के भार को बढ़ा देता है। इस प्रकार से उनके पास शिक्षा व आर्थिक गतिविधियों के लिए समय की कमी हो जाती है। जब भी जल का अभाव होता है तो महिलाएं उससे बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। जब गांवों में जल नहीं होता है तो उससे कोई फसल भी नहीं उग पाती है, और पुरुष काम के लिए शहर की तरफ पलायन करते हैं, और महिलाएं स्वयं अपने व अपने बच्चों, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और पशुओं का ध्यान रखने के लिए पीछे छूट जाती है। और देखिए, जल प्रबंधन में महिलाओं की मजबूत भूमिका रही है। उनका जल पर नियंत्रण और पहुंच देने से वे सशक्त हो सकती हैं। जो समय महिलाओं ने पानी लाने में, यानी कि दूरस्थ स्थानों से जल ढोने में खर्च किया है, उनका उपयोग महिलाओं द्वारा वर्णमाला सीखने में, बच्चों और अपने स्वास्थ्य का बेहतर देखभाल करने और सामुदायिक कार्यों में हिस्सा लेने आदि कार्यों में महिलाओं द्वारा किया जा सकता है। उनका जो समय पानी लाने में ही सारा समय व्यस्त हो जाता था, तो वो यहाँ पर बच जाएगा अगर उनके पास पानी की उपलब्धता हो जाएगी। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के भोजन के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के स्रोत जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद शाकाहारी जीवों का भोजन बनता है, और सर्वाहारी भी इस भोजन का उपयोग करते हैं। मांसाहारी जीवों का जो भोजन होता है वो शाकाहारी जीव होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको नॉर्मली सारी डिटेल्स पता है, पर आपको फिर भी लैंग्वेज में उसको आंसर में किस तरह से लिखना है उसके लिए जरूरी था कि आपको एक बार थोड़ा सा बताया जाए। अगला टॉपिक देखिए, भौतिक परिवर्तनों से मानव जीवन कितना प्रभावित हुआ है, किस तरह से प्रभावित हुआ है। तो वो देखिए, पर्यावरण में जो मानव निर्मित परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना, ऊर्जा उत्पादन, बड़े बांधों का निर्माण, यातायात व संचार के साधनों का विकास, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि ने पर्यावरण के विविध पहलुओं पर व्यापक प्रभाव डाला है। जहां एक और अनेक सुविधाएं मिली है, सामाजिक जीवन में गुणवत्ता आई है तथा विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, वहीं विभिन्न प्रकार से प्रदूषण पर्यावरण को निरंतर प्रभावित भी कर रहा है। इस तरह से फर्स्ट यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड को लेकर की। यूनिट सेकंड जो है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियों को लेकर के है। काफ़ी सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, सभी को मेंशन करते हुए हमने कंप्लीट नोट्स पीडीएफ तैयार करी है। यूनिट आपका सेकंड 20 नंबर का है।
20 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, एक-एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की समझ बनाने के लिए विविध प्रकार के क्रिया कौशल हैं। पहला है अवलोकन भी करना पड़ता है, अनुमान भी लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन भी करते हैं, परिकल्पना का निर्माण भी करते हैं और प्रयोग भी करते हैं। उसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट आपके आता है कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो देखिए संतुलित आहार वह भोजन है जो कि मात्रा और गुण में संतुलित होता है तथा वृद्धि, विकास, शरीर के कार्य, स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, जल, विटामिन्स आदि उसमें शामिल होते हैं, सही मात्रा में, उचित मात्रा में शामिल होते हैं। प्रमुख विटामिन की बात करते हैं, उनके स्रोत की बात करते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है विटामिन ए, जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके विटामिन ए बी सी डी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए में देख लीजिए कि आपके इसी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या नेत्र रोग हो जाता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से आपको मिलेगा, तो दूध, अंडे का पीला भाग, हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर आदि खाने से आपको विटामिन ए मिलने वाला है। और दूसरा है विटामिन बी। तो ये दोस्तों इसकी कमी से आपके रक्त की कमी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, बेरी रोग आदि रोग यहाँ पर हो जाते हैं। और इसके स्रोत हैं अनाज, दूध, दही, मक्खन, अंडे, मांस आदि से दोस्तों विटामिन बी मिलता है। और उसके बाद में अगला है विटामिन सी। और विटामिन सी देखिए आपकी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी त्वचा रोग हो जाता है। और विटामिन सी आपको नींबू, संतरा, आंवला आदि से प्राप्त होता है। उसके बाद में विटामिन डी की बात करते हैं। तो दूध, दही, मक्खन, छाछ, सूर्य की धूप से विटामिन डी मिलता है। और इसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स, हड्डियों का रोग हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, जो कि कैल्शियम के अभाव में होती है। तो कैल्शियम का सीधा संबंध जो है विटामिन डी से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है भोजन संबंधित अच्छी आदतें क्या क्या हैं। तो देखिए खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। रात को सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन बनाने की सामग्री को मक्खी, कॉकरोच, चूहों आदि से बचा करके रखना चाहिए। भोजन को ढक करके रखना चाहिए। फलों को खूब धोना चाहिए खाने से पहले। और सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए। आवश्यकता अनुसार भोजन को थाली में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना तो 1 रोटी है, 3 रोटी लेकर के बैठ रहे हैं तो फिर वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। अभी नॉर्मल डिटेल्स हैं, आपको पता है, पर एग्जाम टाइम में आपको कौन कौन सी आदतें लिखनी होती है, किस तरह से लिखना है, तो वो सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है अभावजन्य रोग। कुपोषण से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए कुपोषण से पहला रोग होता है रतौंधी। रतौंधी देखिए विटामिन ए के अभाव के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके रोगी को अंधकार में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अंधकार में देखिए अभी नॉर्मली अपने को हल्का हल्का दिखाई देता है, पर इसके रोगी रहता है, इसको दोस्तों बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद में सेकंड आता है टोड स्किन। तो विटामिन ए के अभाव में मनुष्य की बाह्य त्वचा मेंढक के समान चितकवरी एवं खुरदरी यहाँ पर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है बेरी या स्नायु रोग। यह रोग विटामिन बी की कमी से होता है। चौथे नंबर पर है पेलाग्रा। यह रोग विटामिन बी एवं नियासिन की कमी से होता है। और अगला है स्कर्वी। स्कर्वी रोग देखिए विटामिन सी की कमी से होता है तथा पायरिया रोग भी इससे हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में आता है घेंगा। तो गलगंड या देखिए घेंगा नामक रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। रक्तहीनता, शरीर में कुछ समय तक लोहांश खनिज लवण की न्यूनता के कारण रक्तहीनता का रोग उत्पन्न हो जाता है। और आठवां पॉइंट आता है सूखा रोग या रिकेट्स। तो देखिए कुपोषण, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक रोग आपको और ध्यान रखना है, रक्तस्राव। देखिए यह रोग कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन के की कमी से ये रोग होता है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि कुपोषण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर को क्या नुकसान रहता है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति की शारीरिक लंबाई रुक जाती है। दूसरा पॉइंट है आयु व लंबाई की तुलना में भार कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति निस्तेज, दुबला पतला, कमजोर व अस्वस्थ हो जाता है। चौथा पॉइंट है उठने बैठने व खड़े होते समय अनुचित आसन का प्रयोग करता है, सही से खड़ा और सही से उठना बैठना नहीं हो पाता है। और पांचवा पॉइंट आता है त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है। और छठा पॉइंट है कि बालों में रूखापन और त्वचा में पीलापन, खुरदरापन आ जाता है। और सातवां पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शरीर में शक्ति का अभाव व शिथिलता रहती है। इसके बाद में बात करते हैं कि कुपोषण दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए पहला उपाय तो यह है कि कुपोषण का मुख्य कारण अशिक्षा और अज्ञानता है। अतः बालकों व अभिभावकों को संतुलित भोजन कराना चाहिए और आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए ताकि वो ठीक भोजन ले सकें और कुपोषण का जो रोग है वो होवे ही ना। और इसके बाद में सेकंड आता है रोगग्रस्त बालकों को चिकित्सक को दिखा करके उनके आहार के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनको ठीक आहार प्रोवाइड करवाना चाहिए। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि विद्यालय में विश्राम तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में होती है। वहाँ उन्हें संतुलित व पौष्टिक भोजन की आयोजन भी करवाना चाहिए। इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि विद्यालय तथा घर के वातावरण को स्वास्थ्यकारी
साफ़-सफ़ाई बनाए जाना चाहिए, आस-पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है खाद्य संरक्षण के बारे में। तो देखिए खाद्य संरक्षण के बारे में आप नॉर्मली डिटेल्स जानते हैं कि जो हमारा खाना होता है, भोजन होता है, उसको सँभाल कर के रखना होता है, पर कुछ विधियाँ हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। तो इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए आपके खाद्य पदार्थ भिन्न-भिन्न कारणों से खराब हो जाते हैं तथा खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ ऐसी विधियाँ अपनाएँ जिससे खाद्य पदार्थ जो है लंबे समय तक हमारे सामने सुरक्षित रहे और दूषित ना होए। खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप में संग्रह करने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहते हैं। ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं कि खाद्य संरक्षण के उपाय क्या-क्या हैं, किन-किन विधियों से हम हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए खाद्य सामग्री का जो रक्षण है हमें जीवाणु, जीवाणु विष, एंजाइम, रासायनिक क्रियाओं व रासायनिक तत्वों व प्राकृतिक प्रभावों से करना होता है। और जीवाणु में साधारण बैक्टीरिया या स्पोर के रूप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, यीस्ट व फूलन पैदा करने वाले अनेकानेक फफूंद होते हैं जो कि 50 से 120 फ़ारेनहाइट के ताप पर और आर्द्रता में अधिकाधिक पनपते हैं और 3-4 घंटों में ही भोजन सामग्री को विकृत कर देते हैं। खाद्य सामग्री की रक्षण विधियाँ 2 प्रकार की है, जीवाणुओं का नाश करने वाली और जीवाणुओं को पनपने से रोकने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणुओं का नाश करने वाली विधि के बारे में। तो देखिए जीवाणुओं का नाश करने वाली विधि पहली तो आती है कि भोजन सामग्री को पकाने में, उसे उबालने या तलने में हम पानी को खोलने का तापमान काम में लाते हैं, अर्थात 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस ताप पर लगभग सभी सामान्य जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो एक तो ये विधि है। दूसरी क्या आती है कि पाश्चुरीकृत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि उबलने के थोड़े से कम ताप पर दूध को गर्म करते हैं और फिर उसको एक साथ उसको ठंडा करते हैं, तो फिर वो पाश्चुरीकृत होती है, जो कि दोस्तों नॉर्मली दूध को करते हैं। इसके साथ में देखिए इसमें यहाँ पर बियर को और हल्के शराब भी पाश्चुरीकृत किए जा सकते हैं। पाश्चुरीकरण में सभी जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं, अतः यह प्रक्रिया निर्जीवाणुकरण नहीं है। फिर भी पाश्चुरीकरण से भी कीटाणु नष्ट होते हैं जो कि संक्रामक रोग फैलाते हैं। आंतशोथ, हैजा, मोतीजरा, डिप्थीरिया, ये जो रोग होते हैं इनका यहाँ पर बचाव हो जाता है इस प्रक्रिया से। और इसके बाद में अगली विधि है टीन बंदी। इसमें देखिए खाद्य पदार्थ को निर्जीवाणुकरण करने के लिए डिब्बों में भर दिया जाता है। डिब्बों सहित विशेष संयंत्रों में निश्चित तापमान पर इसको तपाया जाता है ताकि सारे जीवाणु वहाँ पर नष्ट हो जाएं और उसके बाद में डिब्बे को विशेष प्रक्रिया से सील बंद कर देते हैं और हवा इसकी सारी निकाल दी जाती है। तो एक प्रक्रिया ये हो गई। और इस एक प्रक्रिया यह है कि मुरब्बे, जैम व जेली आदि बना करके भी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए भी खाद्य पदार्थों को निश्चित तापमान पर तपाया जाता है, जिसके लिए यदि इसमें कोई हानिकारक जीवाणु हो, कीटाणु हो, तो वो फिर नष्ट हो जाता है। इसके बाद में तुरंत तैयार की गई शक्कर की चाशनी इसमें मिला दी जाती है। चाशनी जीवाणुओं को पनपने नहीं देती है। यदि यह खुले में रखे तो फफूंद अवश्य आ जाती है, वरना खराब यहाँ पर नहीं होता है। तो कुछ दिन तक भोजन यहाँ पर सुरक्षित रहता है। इसके बाद में बात करते हैं आपके जीवाणुओं को पनपने से किस प्रकार से रोकेंगे दूसरी विधि के बारे में। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर पहली आती है परिशीलन व शीत भंडार, यानी कि जो कि देखिए ठंडे क्षेत्रों में यहाँ पर खाद्य भंडार को रखा जाता है। और उसके बाद में आता है हिमीकरण, यानी कि बिल्कुल की बर्फ ही जमा दी जाती है, जैसे सेब वगैरह के बारे में कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो यहाँ पर आता है। इसके बाद में निर्जलीकरण आता है। निर्जलीकरण में देखिए हमारे सामने केरी या फिर गाजर आदि को हम सुखा करके रख लेते हैं। जब उनका सीजन नहीं होता है तब हम उनको काम में लेते हैं, तो वहाँ पर ये आता है केरी, गाजर आदि जो सब्जियाँ वगैरह होती है, तो उनको हम सुखा लेते हैं और फिर बाद में काम लेते हैं। और यहाँ पर एंटीबायोटिक का प्रयोग, यहाँ पर दवाइयों का प्रयोग आप जानते ही हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है कोलाज बनाना क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो इसमें देखिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का चित्र धरातल पर चिपका करके बनाई गई आकृति कोलाज कहलाती है। कोलाज में लकड़ी, कतरन, टिन के टुकड़े, रस्सी, सूतली, पिन, ट्यूब आदि वस्तुओं को प्रयुक्त करते हैं। ये उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला टॉपिक आता है खिलौने के प्रकार क्या-क्या होते हैं। कि प्लास्टिक के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, कपड़ों के खिलौने, धातु के निर्मित खिलौने, कुट्टी के खिलौने, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने। ये आपको डिफरेंसेस ध्यान रखना है, ये प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला प्रकार है प्लास्टिक के खिलौने, दूसरा मिट्टी के खिलौने, कपड़ों के खिलौने, धातु से निर्मित खिलौने, मिट्टी कुट्टी के खिलौने, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने। ये प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्राकृतिक रंग और कृत्रिम रंग की बात करते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी कंफ्यूज करने वाला यहाँ पर रहता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। या तो आपको देखिए प्राकृतिक रंग क्या होता है ये पूछ सकता है, कृत्रिम रंग क्या होता है ये पूछ सकता है, या फिर इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक रंग की बात करते हैं। तो प्राकृतिक रंगों को पेड़ पौधे से तैयार किया जाता है तथा इनसे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सही हो गया। और इसमें देखिए उदाहरण देखिए पलाश के फूल, अनार की छाल, केसर, हल्दी आदि यहाँ पर इनसे रंगों का निर्माण किया जाता है। और कृत्रिम रंग जो होते हैं वो विभिन्न रसायनों से तैयार किए जाते हैं और इनसे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसके उदाहरण देखिए निर्देशक रंग,
बुनियादी रंग, अम्ल का रंग, गंधक का रंग, ये इसके उदाहरण हैं। अब अगर आपको देखिए उदाहरण देकर के पूछे, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछ सकता है कि ये कृत्रिम रंग है या प्राकृतिक रंग है, तो आप इनके उदाहरण देख लीजिए कि अगर पेड़-पौधों की, फूलों की बात हो, तो वो प्राकृतिक रंग में आएगा और अगर रसायनों की बात हो रही हो, तो फिर वो कृत्रिम रंग में आएगा। ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों संरक्षित क्षेत्र के बारे में। संरक्षित क्षेत्र होता है दोस्तों जिसमें किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार ने वन्य जीव प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ा है। इनका उद्देश्य जो है जैव विविधता का संरक्षण और इसके संबंध में पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं व प्रजातियों को बचाए रखना है। हमारे देश में 500 से ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य हैं। इनमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया जाता है, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों, बांधों, उद्योगों आदि बड़ी परियोजनाओं का अनुमति इसमें नहीं दी जाती है। पूरा यहाँ पर सिक्योर रहता है, संरक्षित रहता है। और यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वनस्पति बगीचे व जंतुआलय में भी प्रजातियों को संरक्षित करने में सहयोग यहाँ पर दिया जाता है। जो प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको संरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अधिकांश जो टॉपिक हैं वो आपको ऑलरेडी आते हैं, जैसे कि खरपतवार आदि के बारे में, यातायात साधनों के बारे में और साथ ही साथ आपके जो भोजन वगैरह के बारे में जो है, पशुपालन वगैरह के बारे में काफ़ी टॉपिक्स आपको ऑलरेडी आते हैं। जब आप पेपर में सारा कुछ मैटर देखोगे, आपके पास सीरीज या बुक है, तो आप उसमें भी चेक कर लीजिएगा। अधिकांश देखिए लगभग दोस्तों आपका इस यूनिट का 50% कोर्स आपको ऑलरेडी पता है और जो 50% कोर्स बच गया था 10 नंबर का, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। पर्यावरण अध्ययन के दोस्तों अब तक हम 2 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें पहला यूनिट आपके 10 नंबर का था और दूसरा यूनिट आपके 20 नंबर का था। यानी कि अब तक हमने टोटल 30 नंबर का मटेरियल डिस्कस कर चुके हैं और अभी इस वीडियो में हम 10 नंबर का और डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा यूनिट दोस्तों आपके बच्चों के अनुभव, उनके सवाल व पूर्व समझ आपके 10 नंबर का यूनिट है। दोस्तों इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए पहली अवस्था है संवेदी पेशीय गामक अवस्था। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तक की आयु तक की चरण में बालक को मानसिक क्रियाएं घटित होती हैं, भूख लगने पर रोना आदि यहाँ पर क्रियाएं इस तरह की रहती हैं और बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास इस अवस्था में होता है। तो संवेदी पेशीय गामक अवस्था में बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सेकंड पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बालक स्व केंद्रित न रह करके दूसरों के संपर्क में अपना ज्ञान अर्जित करता है, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों से, अपने आस पड़ोस से। उसमें बालक बिना सिर पैर की बातें करता है, जिसे जीन पियाजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग यहाँ पर कहा है। यानी कि दोस्तों इस अवस्था में बालक सवाल जवाब करता है और अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए दोस्तों बालक उत्साहित रहता है, लालायित रहता है। इसके बाद में दोस्तों थर्ड पॉइंट आपके आता है संक्रियात्मक अवस्था का। तीसरा पॉइंट है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें विभिन्न मानसिक परिवर्तन होते हैं। पहला है वस्तुओं के बीच में पहचान, बालक करने लगता है कि ये वस्तु क्या है, ये वस्तु क्या है। तो वस्तुओं का पहचान बालक को हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध होने लगता है, तर्क संगत रहने लगता है और वस्तुओं का विभेदीकरण भी बालक कर पाता है। तो ये कुछ परिवर्तन जो है 7 से 11 वर्ष की आयु में होते हैं संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद में आपकी चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें यह 11 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसमें सभी संप्रतियों का समुचित विकास हो जाता है। भाषा संबंधित योग्यता, विचारने व सोचने, अवलोकन, तर्क व समझ विकसित हो जाती है। चिंतन अब मूर्त नहीं अमूर्त बन जाता है, यानी कि पहले तो बालक के सामने जो वस्तुएं रखी रहती थी उन्हीं के बारे में बालक सोचता था। पर अगर बालक को यहाँ पर कहा जाए इस अवस्था के बीच में कि हाथी, तो हाथी का चित्र उसके मस्तिष्क में बन जाएगा। पर इससे पहले की जो अवस्थाएं हैं उनमें जब बालक को हाथी दिखाया जाएगा तभी बालक जान पाएगा कि हाँ ये हाथी है। पर इस अवस्था में आने के बाद में बालक को जब हाथी का नाम लेंगे तभी उसके मस्तिष्क में हाथी का चित्र बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इन अवस्थाओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है बच्चों के सवालों का बहुत अधिक महत्व क्यों रहता है। देखिए बच्चे दोस्तों काफी सवाल जवाब करते रहते हैं और उनके अपने सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं, लालायित रहते हैं। जब तक सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो वो बार बार पूछते रहते हैं। तो उनका महत्व क्यों रहता है, उनके विकास में किस प्रकार से सहायक रहता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सवाल पूछना बच्चों का एक नैसर्गिक गुण है। बच्चे लगभग 2.5-3 साल की उम्र से ही अपने आसपास की चीजों के बारे में ढेरों सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वह क्या है, वह ऐसा क्यों है, यह कैसे हुआ, उसके मन में तो जैसे प्रश्नों की बाढ़ ही लगी हुई रहती है। जिज्ञासा या कौतूहल सीखने की प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो वे दरअसल अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहे होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में, उसके चाल चलन और कामकाज के बारे में जानकारी बटोर रहे होते हैं। इस तरह से वे अपना ज्ञान खुद निर्मित कर रहे होते हैं। सवाल पूछकर वे अपने मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी सोचने की क्षमता को भी पनपा रहे होते हैं। सवाल पूछना संवाद स्थापित करने का भी एक माध्यम है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो वे अपनी रुचि या कौतूहल के किसी विषय में
अपने से ज़्यादा जानकार व्यक्तियों से अपना सवाल पूछते हैं और उसके द्वारा उत्तर जानना चाहते होते हैं। बच्चों द्वारा सवाल पूछना इस बात को दर्शाता है कि वे प्यार और भरोसे के वातावरण में खुद को सीखते हुए बड़े हो रहे हैं और बड़ों से अपने उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है इंपॉर्टेंट। एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट है कि समाचार पत्र व रेडियो आदि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में, आसपास की जानकारियों के बारे में जान पाएंगे। शिक्षक भी बच्चों से सवाल जवाब कर सकते हैं, जिससे बच्चों में भी प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न होवे। और तीसरा है क्यों और कैसे प्रश्नों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां भी हम बच्चों के साथ में कर सकते हैं, जिससे बच्चों के मन में प्रश्न पूछने के लिए और उत्तर जानने की जिज्ञासा का उत्पन्न होना होवे। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है जे.एस. ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए पहला पॉइंट आता है अधिगम की पूर्वानुकूलता। तो इसके अनुसार बालक का संदर्भ उस झुकाव से है जिसे वह स्कूल में प्रवेश करते समय रखता है। पूर्ववर्ती अनुभवों तथा संदर्भों में यह अधिगम की क्रियाओं को आधार प्राप्त प्रदान करता है। अतः शिक्षण सिद्धांत को बालकों के अनुभव तथा विषय वस्तु से जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ में अगला टॉपिक आता है आपके सामने, सेकंड पॉइंट इसका कि ज्ञान की संरचना। यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित रूप प्रदान करता है, जिससे ज्ञान या विषय वस्तु का अधिगम सरल हो जाता है। तीसरे नंबर पर है तारतम्यता। शिक्षण सामग्री को वांछित क्रम प्रदान करता है, अर्थात विषय वस्तु एवं अधिगम सामग्री को क्रमबद्ध तारतम्यता ढंग से संप्रेषित करने की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, तारतम्यता उसमें होनी चाहिए। इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है पुनर्बलन। शिक्षा सिद्धांत पुरस्कारों की प्रकृति तथा स्थिति की व्याख्या करता है। बाह्य पुरस्कारों से आंतरिक गुणों का विकास होता है। ब्रूनर ने संज्ञान के विकास के संबंध में जीन पियाजे का विकास सिद्धांत यहाँ पर उसको स्वीकार किया है। यानी कि दोस्तों ब्रूनर का जो सिद्धांत है यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जैसा ही है, दोनों को आप में समानता दर्शानी है अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए स्कीमा न सिर्फ हमें अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करने के मौके देता है, बल्कि पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में भी मदद करते हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के दो तरीके हैं, पहला है आत्मसात करना, दूसरा है समायोजन करना। इसमें देखिए आपको आधार भी ध्यान रखना है कि अनुकूलन की प्रक्रिया का आधार यह विश्वास है कि ज्ञान का निर्माण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे सीखने वाला व्यक्ति खुद ही चलाता रहता है, और ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के बारे में। तो वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक के मानसिक विकास में सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बालक को सीखने में आसपास के विकास क्षेत्र भी अपना योगदान देते हैं। व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। पहला चरण है इसका कि कार्य करने में किसी और ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद बालक को मिलती है, और दूसरा चरण है कि कार्य करने के लिए बालक खुद की मदद करता रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक हमारे सामने आता है रचनावादी सिद्धांत के बारे में भी आपको कुछ टॉपिक्स याद रखने हैं। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निबंधात्मक प्रश्न आपका ये आ सकता है। इसमें देखिए रचनावाद वह शब्द है जो दशकों से मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है, और भारत में एक दो दशकों में यह प्रचलन में भी आया है। इसे रचनात्मकतावाद, निर्माणवाद और निर्मितिवाद के नामों से भी जाना जाता है। मस्तिष्क में कुछ भी ठीक वैसे दर्ज नहीं होता है जैसे उसे अनुभव किया जाता हो। हम क्या करते हैं, किसी भी बात के बारे में, किसी चीज के बारे में जब सोचते हैं तो उसके आगे पीछे अपनी ही कुछ बातें जोड़ लेते हैं और एक अलग ही दोस्तों बात तैयार कर लेते हैं। यह तथ्य हमारी पांचों इंद्रियों से प्राप्त अनुभवों के विषय में सच है। जब दो लोग एक ही बात को सुने या देखें, उन्होंने जो कुछ भी देखा है, सुना है या उसकी स्मृति में निश्चित रूप से भिन्न रहता है। आप अलग ही सोचते हैं, मेरी सोच अलग रहती है, सबकी सोच दोस्तों अपने अपने अकॉर्डिंग रहती है, अलग अलग रहती है। हमारे शोध तथा स्मृतियों में अंतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम जो कुछ अनुभव करते हैं उसकी व्याख्या भी करते हैं, और व्याख्या जो होती है हमेशा हम अपने हिसाब से करते हैं। हमारा जो पहला पूर्वानुभव है उसके अनुसार करते हैं, हमारे पहले मौजूद ज्ञान के आलोक में ही की जाती है। इस प्रकार से अनुभवों की हमारी व्याख्या में नया ज्ञान बनता है। इसके बाद में देखिए इस प्रकार से रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि ज्ञान देने वाली या सिखाई जाने वाली चीज नहीं होती है, यह तो सीखने वाले अपने अनुभवों और दूसरों के साथ में होने वाले परस्पर क्रियाओं के जरिए हम सीखते जाते हैं और हम ज्ञान अर्जित करते जाते हैं। इसके बाद में देखिए हम सभी अपने पूर्व अनुभवों और ज्ञान के आलोक में नई बातें सीखते हैं और अपने अनुभव और ज्ञान एक दूसरे में बांटते भी हैं। इसलिए गतिविधियां करते हुए और उससे होने वाले अनुभवों पर आपस में तथा किसी बड़े अभिभावक या शिक्षक के साथ में बातचीत करना किसी अवधारणा के बारे में अपने समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहता है। मोटे तौर पर यही सीखने का रचनावादी नजरिया है, ये भी आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है।
इसके बाद में बात करते हैं अगला एक प्रश्न आपके यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार, रेडियो आदि किस प्रकार से उपयोगी है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था, तो आपको अगर ये लाइन पूछता है तो आपको क्या आंसर डालना है। तो इसमें देखिए, बच्चों के सवालों को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी है कि उन्हें अपने आसपास के समूचे पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती रहनी चाहिए। यह जानकारी समाचार, रेडियो आदि के द्वारा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नई नई जानकारियों से उन्हें सोचने के मौके मिलते हैं, नई बातों का सामना करने के मौके मिलते हैं, जिससे उनके मन में नए नए सवाल पनपते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको थर्ड यूनिट में इन टॉपिक्स को जरूर से याद करना है। और अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, जो आपका इकाई 4 है, वो है अधिगम योजना का निर्माण करने के बारे में और गतिविधि संचालन के बारे में। यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। इस यूनिट का दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अधिगम योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं। अधिगम योजना आप जानते हैं पढ़ाने के लिए जो सिस्टमेटिक तरीके से जो योजना बनाई जाती है उसके बारे में बात करी गई है। इसके उद्देश्य की हम सबसे पहले बात करते हैं तो पहला उद्देश्य है अधिगम योजना निर्माण के बारे में समझ बनाने के बारे में। दूसरा उद्देश्य है कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर सीखने के अवसर बनाना। तीसरा है अधिगम के विभिन्न तरीकों की जानकारी प्राप्त करना। चौथा उद्देश्य है कक्षा में गतिविधि संचालन हेतु दक्षता प्राप्त करना। और पांचवा उद्देश्य है गतिविधि संचालन का ब्यौरेवार दस्तावेजीकरण कर पाना। और छठा उद्देश्य है बच्चों के पूर्व ज्ञान को अधिगम निर्माण में उपयोग कर पाना। सातवां उद्देश्य है गतिविधि के दौरान व बाद में विद्यार्थियों से की जाने वाली चर्चा के महत्व को समझना। और आठवां उद्देश्य है कि समुदाय के विविध साझा संसाधनों का अधिगम निर्माण में उपयोग करने की दक्षता हासिल करना। इस तरह के कुछ अधिगम उद्देश्यों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपके विभिन्न सामाजिक समुदायों और संसाधनों का अधिगम निर्माण हेतु उपयोग क्या रहता है। तो देखिए, इसमें आपको लिखना है कि समाज में लोगों के विविध समुदायों की परस्पर निर्भरता तो रहती है। समाज में जो लोग रहते हैं दोस्तों अलग अलग समुदायों से जुड़े रहते हैं। एक समाज को दूसरे समाज से काम पड़ता रहता है, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग संसाधनों के लिए। बच्चे इसे काफ़ी सटीक ढंग से समझ भी रहे होते हैं। हालांकि बच्चे अधिकांश बातें जानते हैं लेकिन हमारी कठिन शब्दावली में उलझ करके रह जाते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में स्थानीय कारीगर, कुम्हार, मोची सब्जी वाला, दुकानदार, नाई, कलाकार, बैंक कर्मचारी, पोस्टमैन, खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि आदि को बुला करके बच्चों से बातचीत करवा सकते हैं। इससे कक्षा को क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति से हकीकत में मिलने का मौका मिलेगा। रियल फेस टू फेस जब बात होगी तो उनके काम के बारे में जानते हैं और अभिरुचि का भी विकास इसमें होता है। इस तरह से विविध समुदायों का अधिगम निर्माण में उपयोग हो पाता है। इसके अतिरिक्त अधिगम सामग्री के निर्माण में समुदाय के विभिन्न संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके तहत हम गांव में होने वाले विभिन्न सामुदायिक कार्यों का अवलोकन छात्रों को करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गांव के तालाब में सफाई और गहरीकरण के काम पर छात्रों को लेकर जा सकते हैं, जहां पर हम छात्रों को बता सकते हैं कि बरसों से तालाब की सफाई न होने से उसमें गाद इकट्ठी हो गई है, उससे तालाब थोड़ा उथला हो गया है, मतलब तालाब भरने लगा है। सफाई से क्या होगा, तालाब में ज़्यादा पानी रुक सकेगा। तालाब को और गहरा कर देंगे तो फिर उसमें ज़्यादा पानी रुक सकेगा, जिससे सिंचाई और गांव वालों की दैनिक ज़रूरतें पूरी हो पाएगी। और तालाब में मछली पालन होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विविध सामाजिक समुदायों और संसाधनों का अधिगम निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक आता है अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इस बारे में भी दोस्तों कई बार प्रश्न आया है, तो ध्यान रखना है आपको। देखिए, इसमें आपको लिखना है अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत और स्थानीय अनुभवों को कक्षा में बता पाने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम हो पाते हैं। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है और विद्यार्थी सीखते भी हैं, जिससे शिक्षक को अपनी तरफ से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक का शिक्षण उद्देश्य भी पूर्ण होता रहता है। इसके बाद में आगे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है पर्यावरण शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है पर्यावरण की पाठ्यचर्या। दूसरा बिंदु है पर्यावरण शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य। तीसरा बिंदु है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। चौथा बिंदु है बच्चों की अवधारणाएं। पांचवा बिंदु है उपलब्ध संसाधन जैसे आईसीटी का समावेश किया जाए। छठा बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित संभावित गतिविधियों के बारे में बात करी गई है। और सातवां बिंदु है अधिगम मूल्यांकन के तरीकों के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है राजस्थान में कक्षा 3 से 5 की जो पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको किन किन थीमों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है। तो देखिए, पहला बिंदु है परिवार, मित्र और आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी देना। दूसरा बिंदु है भोजन,
तीसरा है आवास और चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठा है कुछ करना व बनाना। इस तरह की थीमों में उनको बांटा गया है। इसी के साथ में एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों की जो पुस्तकें हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिनमें बाल गीत, रंग बिरंगे चित्र होने चाहिए, सचित्र कहानियाँ होनी चाहिए, नैतिक कहानियाँ आदि होनी चाहिए। बच्चों की पुस्तकों की जब भी बात आएगी तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों आपको बच्चों की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में पूछ सकता है, जैसे बाल हंस हो गया, जो पत्रिकाएं वगैरह आती हैं बच्चों के बारे में, उनके बारे में भी आपको पूछ सकता है, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, शिक्षण कार्य में नियोजन की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यनिष्ठ बनाने तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को विद्यालय की समस्त गतिविधियों के विभिन्न स्तरों के अनुरूप शिक्षण कार्य को नियोजित कर लिया जाए। शिक्षण कार्यों को इस प्रकार से नियोजित कर लेने से विषय के सभी पक्षों का आभास हो जाता है तथा कार्य गति में भी पर्याप्त मदद मिल पाती है। विद्यालय में शिक्षण कार्य के नियोजन का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यालय में किसी निश्चित अवधि में निश्चित किए हुए उद्देश्यों की उपलब्धि एवं पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना होता है। अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को नियोजित कर लेना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजित कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला यहाँ पर कार्य है कि विद्यालय के संपूर्ण कार्य का नियोजन करने से, और दूसरा है विषयों के शिक्षण से संबंधित कार्य का नियोजन करने से। ये दो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए, विषय से संबंधित कार्य के नियोजन में तीन भागों में बांट करके नियोजित किया जा सकता है। पहला यहाँ पर है विषय से संबंधित कार्य का वर्ष भर के लिए नियोजन, दूसरा है विषय से संबंध विषय वस्तु का इकाई वार नियोजन, तीसरा है दैनिक कक्षागत शिक्षण हेतु पाठ योजना अनुसार नियोजन। तो एक दैनिक हो गया, एक क्या हो गया इकाई वार हो गया, और एक हो गया वर्ष भर के लिए नियोजन। तो ये तीन नियोजन भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में देखिए, शिक्षण कार्य के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला बिंदु है उपलब्ध समय का अनुमान, दूसरा बिंदु है पाठ्यक्रम का व्यवहारिक खंडों में विभाजन होना, तीसरा बिंदु है पाठ्यक्रम खंडों व उपलब्ध समय में सामंजस्य स्थापित होना, और चौथा बिंदु है विषय वस्तु एवं विषयगत उद्देश्यों में तादात्म्यता स्थापित कर पाना, और पांचवा बिंदु है शिक्षण विधि का विचार, और छठा बिंदु है शिक्षण में उपयुक्त जो सहायक सामग्रियां हैं, कौन कौन सी सहायक सामग्रियां काम में आने वाली है उनके बारे में विचार करना, और सातवां बिंदु है छात्रों को दिए जाने वाले गृह कार्य पर भी विचार करना होगा। जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, जो टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में हमने क्लास में बात करी है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न देंगे बच्चों को, तो घर पर जाकर के वो उसका रिवीजन करेंगे और अच्छी तरह से टॉपिक उनको याद हो पाएगा। इसके बाद में आठवां बिंदु है मूल्यांकन के स्वरूप पर विचार, और नवा बिंदु है शिविर, पंचांग, सह शैक्षिक गतिविधियां आदि। तो इस तरह के जो ये नियोजन के बिंदु हैं, इनसे क्या हो रहा है कि जो टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो वो टॉपिक अच्छी तरह से उनको समझ में आए, इसलिए क्या करेंगे, अच्छी शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे, उसमें काम आने वाली जो सहायक सामग्रियां हैं उनकी सहायता लेंगे, गृह कार्य उनको देंगे ताकि टॉपिक उनको अच्छे से समझ में आए और घर पर जाकर के वो उसका रिवीजन भी कर सकें। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है अवलोकन विधि, या फिर इसे दूसरा नाम इसका है निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि या फिर अवलोकन विधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, निरीक्षण विधि में व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए वह विधि जो है वर्तमान में उपयुक्त मानी जाती है। योकाम एवं सिम्पसन के अनुसार परिभाषा दी गई है कि निरीक्षण विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की विधि है। इसमें व्यक्ति अपने चारों ओर से ज्ञान का, जो संसार का ज्ञान होता है, उसको ग्रहण करता है, संसार के ज्ञान को। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए, निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों की जानकारी वास्तविक रूप में मिलती है। इससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिकाधिक उपयोग कर पाता है। ध्यान केंद्रित करके आंख से देखता है, तो त्वचा से स्पर्श करता है, कान से सुनता है तथा नाक से सूंघता है। इसके पश्चात ही वह किसी स्थिति को आत्मसात कर पाता है और 100% उसके बारे में श्योर हो पाता है कि हाँ, ये चीज़ सही है या ये गलत है या क्या है, उसकी पहचान कर पाता है। निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण से संबंधित भौगोलिक तथ्यों, सामान्य प्रत्ययों व प्राकृतिक सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त होती है। निरीक्षण विधि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता आती है, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग द्वारा ज्ञान केंद्रित करना सीखता है, जो अधिगम के लिए एक आवश्यक तत्व है। दूसरा बिंदु है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक अपनी सहज क्षमता के पर्यावरणीय घटनाओं, तथ्यों एवं सिद्धांतों का अवलोकन करता है। तीसरा बिंदु है, इसमें बालक की आत्म अभिव्यक्ति का विकास होता है। जैसा वह देखता है, उसे वह अपने शब्दों व भावों के साथ में अभिव्यक्त करना भी सीखता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु आता है, बालक में जिज्ञासा एवं मौलिक जो चिंतन है, जैसे गुणों का विकास होता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक होते हैं।
इसी तरह से 5वां बिंदु है कि बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। 6वां बिंदु है इसमें स्थूल रूप से भौतिक एवं जैविक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। 7वां बिंदु है इसमें छात्रों में पर्यावरणीय क्रियाओं के प्रति रुचि का विकास होता है। 8वां बिंदु है इस द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो ये कुछ 8 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं सावधानियों को लेकर के। तो पहली सावधानी आती है छात्रों को निरीक्षण के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ये सावधान रखनी चाहिए हमें, ताकि टॉपिक जो है उसको अच्छी तरह से वो समझ सकें, अच्छी तरह से उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरा बिंदु है निरीक्षण को केवल मनोरंजन का साधन न बना करके विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्ति का साधन माना जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है बालक जब निरीक्षण कर रहे हों उन्हें उचित रूप से निर्देशन देना चाहिए कि किस तरह से निरीक्षण किया जाए तथा किन किन बातों को ध्यान से देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से उनको डायरेक्ट भी करना होगा। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों की जिज्ञासा को अध्यापक द्वारा स्पष्ट रूप से व सावधानी पूर्वक शांत करना चाहिए और उनको डिटेल में समझाना चाहिए। पांचवा बिंदु आता है वे परिस्थितियां बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जिन परिस्थितियों का बालक निरीक्षण कर रहा है तभी वो उसको और डिटेल में जान पाएगा, जानने की उसमें जिज्ञासा बढ़ पाएगी। इसके बाद में अगला बिंदु आता है, छठा बिंदु है जिन परिस्थितियों का बालक निरीक्षण कर रहा है वह उसकी मानसिक परिपक्वता के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी क्लास का बालक है और अगर हम 8वीं क्लास का परीक्षण उससे करवा रहे हैं तो वो उसको नहीं कर पाएगा। तो मानसिक लेवल भी हमें देखना होगा कि किस तरह का प्रश्न बच्चा सोल्व करने के लिए सक्षम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको परीक्षण देंगे, निरीक्षण करने के लिए देंगे, ताकि वह उसमें सफल हो सके। और इसके बाद में देखिए अगला 7वां बिंदु है कि एक समय में अधिक बातों एवं तथ्यों के निरीक्षण के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। एक बार में एक ही टॉपिक देना चाहिए ताकि उसको बच्चा अच्छे से समझ सके, अच्छे से उसके बारे में डिटेल सारी जान पाए। इसके बाद में अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार देखिए सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा को लेकर के। तो ऐसी बातचीत या फिर वार्तालाप जो किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाता है तथा जिसका रूप सार्थक होता है, साक्षात्कार कहलाता है। जानकारी एकत्रित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण साक्षात्कार है। साक्षात्कार कार्य के क्रियान्वयन को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। तो आइए पहले हम 3 चरणों की बात करते हैं। पहला चरण आता है संबंधित विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार प्रश्न व्यक्तिगत रूप से तैयार करना। दूसरा चरण है उप समूह में बातचीत करके प्रश्नावली तैयार करना। इसे पुनः कक्षा में शेयर करके बातचीत एवं सामान्यीकरण द्वारा प्रश्नावली को अंतिम रूप देना। बालक का साक्षात्कार प्रश्नावली में 2 पक्षों में देखा जा सकता है। पहला है प्रश्न बालक के विचार के बारे में स्पष्ट जानकारी देने वाले होने चाहिए। दूसरा है प्रश्नों के माध्यम से सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के संबंध में बालक की योग्यता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। अब इसके बाद में बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण देखिए बालक जो है साक्षात्कार प्रतिवेदन तैयार करना एवं स्वयं के काम का अनुभव एवं समीक्षा लिखना। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के पश्चात बालकों द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन शिक्षक को निम्न साक्ष्य देते हैं। पहला है साक्षात्कार में बालकों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी। दूसरा है पूर्व के विचारों के साथ इस नई जानकारी को जोड़ करके व्याख्या करने की योग्यता। और तीसरा बिंदु आता है साक्षात्कार के दौरान बालक की संप्रेषण योग्यता। इन तीनों बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा साक्षात्कार की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। जी डार्ली की परिभाषा है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। आपको ध्यान रखना है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। ये किसने कहा? जी डार्ली ने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए अगली परिभाषा है विषम एवं मीर के विचार। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि साक्षात्कार एक गंभीर वार्तालाप है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, न कि केवल संतोष के लिए बातचीत। तो इसका एक गंभीर उद्देश्य होता है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं बेस्ट के अनुसार। बेस्ट के अनुसार दोस्तों परिभाषा दी गई है कि साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है जिसमें उत्तर लिखने के स्थान पर प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है। मौखिक यहाँ पर बातचीत होती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार आता है संरचनात्मक प्रकार। इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की श्रृंखला तथा प्रामाणिक रिकॉर्ड करने की प्रविधियों का उपयोग होता है। प्रमाणिक करने की आवश्यकता यह है कि सब भेंटकर्ताओं को एक से प्रश्न दिए जाएं और वह सब किसी भी दिए हुए प्रश्न को समान अर्थों में ही समझें। संरचनात्मक साक्षात्कार में अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो बंद प्रकार के होते हैं। अब सवाल आता है कि बंद प्रकार क्या होता है? तो बंद प्रश्न वह होते हैं जिनके उत्तर निश्चित और पूर्व निर्धारित विकल्पों तक सीमित कर दिए जाते हैं। यह विकल्प हाँ या नहीं के हो सकते हैं। इसके बाद में अगला हमारे सामने दूसरा साक्षात्कार आता है असंरचनात्मक साक्षात्कार। इसमें देखिए इसमें भेंटकर्ता से प्रश्न पूछने में कहीं अधिक लचीलापन होता है। प्रश्नों को कोई संरचना नहीं दी जाती, वह अधिकतर खुले प्रश्न होते हैं। अतएव साक्षात्कार को यह पता नहीं होता है कि भेंटकर्ता क्या उत्तर देंगे।
भेंटकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वह अपने मतों एवं अपने विचारों को अपने ढंग से प्रकट करे। असंरचनात्मक साक्षात्कार के कुछ मुख्य प्रकारों की हम बात करेंगे। पहला है फोकस किया हुआ साक्षात्कार, ध्यान केंद्रित करने वाले प्रश्न। दूसरा है नैदानिक साक्षात्कार, चिकित्सक व परामर्शदाता द्वारा अनुप्रेरणाओं का पता करना। और तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार, जैसे प्रासंगिक जानकारियां इकट्ठी करने के लिए होता है। तो देखिए, पहला जो साक्षात्कार होता है उसमें प्रश्न निश्चित रहते हैं, उनका उत्तर निश्चित रहता है। दूसरा जो साक्षात्कार होता है इसमें प्रश्न भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर जो होता है दोस्तों पहले से निर्धारित नहीं होता है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मतों के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग उसका आंसर देंगे, लचीलापन इसमें ज़्यादा होता है। तो ये दो प्रकार हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रकार यहाँ पर देखिए, उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के प्रकारों की अब हम बात करते हैं। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसमें देखिए, एक साक्षात्कारकर्ता होता है तथा एक ही उत्तरदाता होता है, तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षात्कार है जिसमें व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत यहाँ पर हो गया है, एक के बाद एक यहाँ पर आएंगे। आप जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार लेने वाला भी एक है और साक्षात्कार देने वाला भी एक ही है, यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कारकर्ता पूर्ण नियोजित ढंग से अनेक व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके ग्रुप में प्रश्न पूछते हैं, एक ही समय पर प्रश्न पूछ करके साक्षात्कार लेता है। यह अनेक व्यक्तियों का समकालीन अध्ययन भी कहलाता है। समकालीन अध्ययन मतलब सामूहिक साक्षात्कार और ग्रुप में उनको पढ़ाया जा रहा है, ग्रुप में उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको व्यक्तिगत और साक्षात्कार जो सामूहिक है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पाठ योजना की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। पाठ योजना दोस्तों आपको पता ही है, आपने जो लेसन प्लान्स वगैरह बनाए हैं, पाठ योजनाएं जो आपने बनाई है, वार्षिक पाठ योजना फिर दैनिक पाठ योजना, तो उनमें आपने जो लेसन प्लान्स बनाए हैं उनकी आवश्यकता क्या है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला देखिए, पाठ के उद्देश्य के निर्धारण के लिए, जिससे कि उद्देश्य निश्चित हो जाता है। दूसरा है पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए। तीसरा है शिक्षण विधि का चयन करने के लिए। चौथा है सफल शिक्षण के लिए। पांचवा है सहायक सामग्री के चयन के लिए। छठा है आत्मविश्वास के लिए। सातवां है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इसके बाद में दोस्तों आठवां आता है रुचिकर शिक्षण के लिए। और 9वां बिंदु यहाँ पर है छात्र अध्यापक क्रियाओं के नियमबद्ध निरूपण के लिए। 10वां है श्रम व समय की बचत के लिए। 11वां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक शिक्षण के लिए। 12वां है पूछे गए प्रश्नों का पूर्व निर्धारण। और 13वां बिंदु है यहाँ पर छात्रों में ज्ञान वृद्धि। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि पाठ योजना के उद्देश्य के रूप में आपको ध्यान रखना है, जिनसे दोस्तों देखिए, पाठ हम कोई पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर पहले से हम सिस्टमेटिक योजना बनाएंगे तभी हम बच्चों को उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बच्चों को उसको अच्छे से समझा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है समस्या समाधान विधि के बारे में हम जानते हैं। देखिए, इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सकें। वह अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर समस्या समाधान संबंधित विकल्प भी प्रस्तुत कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले कार्टर वी वुड के अनुसार परिभाषा दी गई कि यह एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें किसी बड़ी समस्या का समाधान उसमें निहित छोटी छोटी समस्याओं के सामूहिक समाधान से हो सके। इसके बाद में अगली परिभाषा दी गई है जेम्स एम ली के शब्दों में। देखिए, समस्या समाधान एक शैक्षिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी सचेत होकर के नियोजित और सार्थक प्रयास करते हैं जिससे किसी शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कठिनाई या समस्या का समाधान किया जा सके। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं रिस्क के अनुसार। रिस्क के अनुसार दोस्तों कहा गया है कि समस्या विधि से अभिप्राय है कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो दोस्तों योजनाबद्ध रूप से प्रहार करके किया जाता है जिससे संतोषप्रद हल प्राप्त किया जा सके। इसके बाद में देखिए, विनिंग व विनिंग ने समस्या समाधान के 4 पद बताए हैं। पहला पद है समस्या की परिभाषा का, दूसरा पद है परिकल्पना निर्धारण का, तीसरा पद है परिकल्पना का परीक्षण का और चौथा है निष्कर्ष। ये पद भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 नंबर का अलग से प्रश्न आ सकता है या फिर बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको इसमें इनको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए, के.पी. पांडेय ने समस्या समाधान के 6 पद बताए हैं। इसमें देखिए, पहला पद आता है समस्या की पहचान, दूसरा है समस्या की परिभाषा तथा सीमांकन, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है परिकल्पना निर्धारण, 5वां बिंदु है परिकल्पना की जांच हेतु रूपरेखा तैयार करना, छठा है अंतिम निर्णय। तो ये आपको दिया है के.पी. पांडेय के द्वारा समस्या समाधान के 6 पद बताए हैं। और विनिंग के जो समस्या समाधान के पद हैं वो 4 हैं और के.पी. पांडेय के 6 पद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए, समस्या समाधान विधि के गुणों की बात करते हैं। पहला गुण है कक्षा से संबंधित कई समस्याओं से छुटकारा। दूसरा गुण है अच्छे गुणों एवं आदतों का समुचित विकास। तीसरा गुण है समस्या समाधान की योग्यता का विकास।
चौथा गुण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक। पांचवा गुण है मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक। छठा गुण है शिक्षण को व्यवहारिक उपयोगी बनाने में सहायक। सातवां गुण है मनोवैज्ञानिक विधि। और आठवां गुण है अध्यापक तथा छात्रों के बीच स्वस्थ संबंधों के निर्माण में सहायक। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं समस्या समाधान विधि के दोष के बारे में। पहला दोष देखिए, कक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उन परिस्थितियों में अनुपयुक्त है, जैसे कक्षा में अधिक बालकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों में चिंतनशीलता का शुरू से अभाव होना, पर्यावरण शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने में हिचकिचाहट। तो इस तरह की जो परिस्थितियां रहती हैं उनमें ये अनुपयुक्त है। दूसरा दोष है अध्यापक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तीसरा दोष है पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में कठिनाई आती है, उनको डिटेल में पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम उसमें चला जाएगा। चौथा दोष है उपयुक्त साधनों एवं सामग्री का अभाव। पांचवा दोष है छात्रों के सामने कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी। और छठा यहाँ पर दोष है आंशिक उपयोगिता। तो इस तरह से दोस्तों आपको समस्या समाधान विधि के बारे में भी कुछ मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में, जो 5वां यूनिट है आपका पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन को लेकर के है। और इसमें दोस्तों मूल्यांकन को लेकर के हम पहले के सब्जेक्ट्स में भी बात कर चुके हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, एनसीएफ के बारे में और वार्षिक मूल्यांकन, अलग अलग प्रकार का जो मूल्यांकन है उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। थोड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको इस सब्जेक्ट में ध्यान रखने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। दोस्तों आपका 5वां यूनिट है 10 नंबर का, और 10 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से पहला टॉपिक आता है आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीसीई, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कंप्रेहेंसिव जो इवैल्यूएशन होता है उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, तकनीकी जो शब्दावली होती है उसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों के व्यवहारिक जो प्रयोग होता है उनका परीक्षण मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है, जबकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वैचारिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा निर्माण हेतु योग्यता आदि गुणों को मूल्यांकित किया जाता है। इसके बाद में देखिए, सत्रांत पर होने वाले मूल्यांकन में कई प्रकार के दोष होते हैं, जिनका निवारण जो होता है वो सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सामान्यतः आंतरिक मूल्यांकन के रूप में भी देखा जाता है। यह मूल्यांकन उन शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो विषय का शिक्षण कर रहे होते हैं तथा बालक के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। यह मूल्यांकन सत्र के दौरान लगातार चलता रहता है तथा बालक की शैक्षणिक उपलब्धियों को मूल्यांकित करता रहता है। इस प्रकार से बालक अपनी उपलब्धियों का लगातार मूल्यांकन करते हुए पृष्ठपोषण प्राप्त करता है और परिणाम स्वरूप अंतिम परीक्षा की अच्छी तैयारी करने में सफल रहता है। इस तरह से आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में परिभाषा के रूप में पूछता है, तो कुछ बिंदु आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं देखिए, पहली विशेषता आती है सीसीई में बालक निरंतर अध्ययनशील रहता है। कंटिन्यूस जो आपका मूल्यांकन होगा, मान लीजिए कि मंथली या फिर वीकली आपका टेस्ट होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब वीकली आपका टेस्ट होगा तो आप वीकली उसकी तैयारी भी करते रहेंगे, डेली 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 उसको पढ़ते भी रहेंगे। तो निरंतर जो है अध्ययनशील बालक इसमें रहता है और वह रटने के स्थान पर समझने की जो योग्यता है उसमें वृद्धि के लिए प्रयास करता है। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, सीसीई में मूल्यांकनकर्ता बालक की शैक्षिक उपलब्धियों एवं योग्यताओं का उचित प्रकार से मूल्यांकन करता है। तीसरा बिंदु आता है सीसीई के दौरान अवसर कारक यानी कि चांस फैक्टर समाप्त हो जाते हैं तथा अच्छे बालकों को ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है सीसीई के परिणाम विश्वसनीय होते हैं, वीकली जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करी गई है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है सीसीई से शिक्षा का गुणात्मक विकास संभव होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से योग्य बालकों को प्रगति के अवसर शीघ्र प्राप्त होते हैं। तो ये 6 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दोष के बारे में। तो सीसीई केवल उन्हीं दशाओं में लागू किया जा सकता है जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात कम होता है। डेली डेली बेसिस पर दोस्तों देखिए, ज़्यादा छात्र होंगे तो उनके वीकली मूल्यांकन करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, तो उनके बारे में बात करी गई है। दूसरा दोष है इसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समय और धन अधिक लगते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आपका सिर्फ एक ईयरली टेस्ट होता है। ईयरली टेस्ट होता है तो मतलब एक ही बार उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, एक ही बार उसके जो पेपर वगैरह हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। समय भी एक बार खर्च हुआ पूरे साल में और धन भी एक बार खर्च हुआ पेपर वगैरह बनाने में। अब अगर आपका मान लो मंथली टेस्ट होगा या फिर वीकली आपके अगर टेस्ट होंगे तो उसमें आपका समय भी ज़्यादा लगेगा और जो पैसे भी लगेंगे, धन भी लगेगा। तो ये बताया यहाँ पर। इसके बाद में तीसरा बिंदु है सीसीई के माध्यम से सामान्यतः वे बालक अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं जो टीचर को पसंद होते हैं, या मतलब टीचर से उनकी सिफारिश वगैरह चला करके वो अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए, चौथा बिंदु क्या है कि सीसीई में शिक्षकों को पक्षपात करने के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्कूल में जो होता है देखिए, एक तो क्या होता है कि आपके स्कूल में जो मूल्यांकन होते हैं, एक होते हैं कि आपकी कॉपियाँ जो हैं ऑफिशियली या तौर पर गवर्नमेंट टीचर्स के पास चेक होने के लिए जाती है। तो अगर आपकी कॉपियाँ आपके खुद के टीचर्स के पास चेक होगी तो वो पक्षपात वहाँ पर कर सकते हैं।
और अगर अदर टीचर्स के पास जाएगी तो वहाँ पर वो निष्पक्ष होकर के परिणाम आपका जाँचेंगे, सारी कॉपियाँ आपको जाँचेंगे करके अच्छे परिणाम आपको दे पाएँगे, जितना आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। इसके बाद में 5वां बिंदु आता है कि सीसीई प्रणाली सभी के आपसी सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर टीचर को भी पक्षपात नहीं करने चाहिए और सिफारिशें वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो मतलब कि जो पारदर्शिता है परिणाम वगैरह जारी होने में, तो सब में बनी रहनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पेपर पेंसिल टेस्ट के बारे में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यह परीक्षा का एक पारंपरिक तरीका है। इस प्रकार की परीक्षा में शिक्षक द्वारा बनाए गए प्रश्नों के उत्तर बच्चों के एक निश्चित समय में लिखने के लिए कहा जाता है। ये प्रश्न निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बहुविकल्पी हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं जिसमें कुछ वाक्य या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हो सकते हैं, चित्र संबंधी हो सकते हैं व गतिविधि आदि संबंधी प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं व खुली पुस्तक प्रश्न आदि इसमें आते हैं। इन प्रश्नों को जहाँ तक संभव हो रटन प्रणाली पर आधारित न होकर के क्रियाशील संबंधी होना चाहिए, ताकि बच्चों की समझ व विकास का सही आकलन हो सके। रटने की जो प्रणाली है वो उनमें विकसित ना होवे। लिखित परीक्षा के परिणामों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए, साथ ही बच्चों को यह स्वयं जानने का मौका देता है कि उसने क्या सीखा है व किन क्षेत्रों में उसको और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके बाद में प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर के, ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को लेकर के आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो उसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, पहला बिंदु आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्नों का जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, बोधगम्य और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न बनाए जाएं तथा अंकन किया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है प्रश्न पत्रों के निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। चौथा बिंदु है प्रश्न पत्र की जो उत्तर तालिका है वो बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आपने कई वैकेंसीज में इनमें देखा होगा कि जब उत्तर तालिका आपकी जो आंसर की आती है बाद में, तब कई प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर गलत हो जाते हैं, कई बार तो प्रश्न रिजेक्ट हो जाते हैं या कई बार उनके बोर्ड के द्वारा कुछ अलग ही उत्तर माने जाते हैं, जबकि आपकी जो बुक्स वगैरह है उनमें उसका अलग उत्तर होता है। तो उसकी जो प्रश्न है, जो प्रश्न की सही उत्तर की जो जांच के लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि किस प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा, तो उसमें क्या है पारदर्शिता बनी रहेगी। आपको बाद में क्वेश्चन में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद में पांचवा बिंदु देखिए, उत्तर सीमा भी स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका छोटा सा प्रश्न है उसमें आप कह दें कि संक्षेप में लिखिए या फिर विश्लेषण करके बताइए, डिटेल में बताइए। तो थोड़ा सा आपको उत्तर सीमा के बारे में और समय सीमा के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कितने टाइम में पेपर आपका सोल्व करना होगा। इसके बाद में छठा बिंदु आता है विभेदकारिता, यानी कि कठिनाई जो स्तर है उसका, उस हेतु भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर बालक है उसको आप हार्ड पेपर दे दें, या फिर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आप नॉर्मल पेपर या फिर बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर उसको दे देंगे, तब भी उसमें फिर मूल्यांकन में वो ठीक से जांच उसकी नहीं हो पाएगी, ठीक से उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में देखिए, सातवां बिंदु है प्रश्न पत्र का विश्लेषण करके सुधार प्रस्तावित किए जाने चाहिए। आठवां बिंदु है प्रश्नों में विकल्प व्यवस्था की जानी चाहिए, कि कोई प्रश्न स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो वो फिर अथवा वाला जो प्रश्न है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि अथवा में भी प्रश्न डालने चाहिए। इसके बाद में अगला बिंदु आता है दिए जाने वाले प्रश्नों की जो संख्या है वह उनके प्रकारों का नाम निर्धारण कर लेना चाहिए। 10वां बिंदु है प्रश्न द्विअर्थी या फिर संदिग्ध या फिर व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर तालिका अगर हम पहले ही बना लेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है, तो हमारे को बाद में क्वेश्चन में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर आंसर की में कुछ उत्तर गलत उत्तर चेंज करने की जरूरत भी वहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसके बाद में 11वां प्रश्न, यहाँ पर 11वां बिंदु आता है प्रश्न ऐसे हों कि उनका उत्तर अनुमान से न दिया जाए, सटीक उनका उत्तर वहाँ पर होना चाहिए, जिससे मूल्यांकन में पारदर्शिता हो पाए और ठीक समय पर मूल्यांकन कंप्लीट हो पाए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है सूचनात्मक प्रश्न एवं व्यवहारिक प्रश्नों में क्या अंतर रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूचनात्मक प्रश्नों की। तो पहला बिंदु आपको इसमें ध्यान रखना है कि पर्यावरण अध्ययन को सूचना द्वारा बढ़ावा देते हैं। दूसरा है उत्तर जो पुस्तकों व अन्य स्रोतों से पढ़ करके प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा बिंदु है सही उत्तर देना ही अंतिम लक्ष्य इसमें होता है। चौथा बिंदु है सफलतापूर्वक उत्तर वही बच्चे दे सकते हैं जो शब्दों या फिर पदों से परिचित होते हैं, बातचीत में चतुर होते हैं, जिनमें आत्मविश्वास होता है, वही इसमें सूचनात्मक प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवहारात्मक जो प्रश्न है, व्यवहारिक जो प्रश्न है उनके बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु देखिए, व्यवहारिक जो प्रश्न होते हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन को व्यवहारिक रूप से बढ़ावा देते हैं। दूसरा बिंदु है उत्तर अपनी अवधारणाओं, अपने अनुभवों और अपने जो प्रायोगिक कार्य हैं उनसे आप प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा बिंदु है देखिए, ऐसी अवधारणा या फिर समझ विकसित करना कि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। साथ ही जांच पड़ताल एवं खोजने की जो पूर्ण प्रक्रिया के दौरान सीखी गई सभी चीज़ों को सफलता की जो निशानी है वो माना जाता है।
सभी देखिए चौथा बिंदु क्या है कि सभी बच्चे उत्तर दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनमें एकरूपता ना हो, यानी कि इसमें देखिए व्यवहारिक प्रश्नों का क्या मतलब हुआ कि खुद के विचारों को, अपनी खुद की अवधारणाएँ, खुद के अनुभव, जो प्रायोगिक कार्य अगर खुद ने करे हैं, तो उनके अनुभव के आधार पर उत्तर दिए दिए जाते हैं। उत्तर इसमें निश्चित नहीं होते हैं। और जो सूचनात्मक प्रश्न होते हैं, जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है, तो उनमें क्या होता है, उत्तर निश्चित होता है। जिन्होंने उसको पढ़ा है उस टॉपिक को, वही उसका आंसर दे पाएँगे। व्यवहारिक जो प्रश्न हैं, उनकी उसमें जगह नहीं होती है, निश्चित उत्तर उनका होता है। इस तरह से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारे सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पोर्टफोलियो के बारे में। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के सीखने की जो प्रक्रिया है, उसके दौरान जब आकलन साथ-साथ चल रहा होता है, तब शिक्षक के पास बच्चों के बारे में बहुत सी सूचनाएँ जुट जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, रोज़मर्रा के काम अथवा उनके द्वारा किए गए कार्यों के नमूने इत्यादि हो सकते हैं। किसी भी बच्चे से संबंधित वे सभी दिनांक सहित एकत्रित सामग्री, देखिए यहाँ पर आपको ये वाली लाइन थोड़ी-सी ध्यान से देखनी है कि किसी भी बच्चे से संबंधित वे सभी जो दिनांक हैं, उससे सहित एकत्रित जो सामग्री है, उसका जीवन वृत्त, बायोडाटा व शिक्षक द्वारा बच्चे में व्यवहार परिवर्तन हेतु अपनाए गए उपाय व बच्चे की प्रक्रियाएँ आदि का रिकॉर्ड इसका पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी कि बच्चे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं। तो उसका जो डाटा होता है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत स्कूल में रखा जाता है, इस कंप्लीट सभी बच्चों के बारे में बात करी गई है यहाँ पर दोस्तों। आगे देखिए, इस हेतु शिक्षक किसी अलमारी में प्रत्येक बच्चे के लिए अलग-अलग लिफाफे या फिर थैलियों या फिर दराजों आदि का प्रावधान कर सकते हैं। इसमें बच्चे अपने द्वारा किए गए कार्य से संबंधित सामग्री स्वयं रख सकता है अथवा शिक्षक द्वारा उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको पोर्टफोलियो के बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने आता है रिपोर्ट के तरीके क्या है। तो देखिए रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। आकलन का जो उद्देश्य होता है, निश्चित मानकों के आधार पर बच्चों की तुलना व उनको प्रथम, द्वितीय आदि स्थान देना नहीं होता है। शिक्षक को सकारात्मक आकलन द्वारा पता चलता है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चा कितनी अच्छी तरह से सीख रहा है, कार्य करता है, वह उसकी प्रगति किस प्रकार की है, ताकि और अधिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जो प्रतिपुष्टि है वो उसको दे सके। अतः बच्चे की स्वयं की प्रगति व उसके विकास का जो आकलन किया जाना, रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। यह रिपोर्टिंग इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार प्रोत्साहित करे कि उसमें यह आत्मविश्वास जागृत हो कि वह और अधिक कार्य और अच्छा कार्य कर सकता है। रिपोर्ट करने हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए रिपोर्ट करने में आपको एक बात तो क्या ध्यान में रखनी है कि उसको इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए कि उसने अभी जो परफॉर्मेंस करी है, अभी जितना उसने रिजल्ट लाया है, मान लो अभी 60% लाया है, तो उसको प्रोत्साहित करके हमें 80% तक ले जाना है और 80% पर आने के बाद में उसको प्रोत्साहित करके 90 पे ले जाना है, 90 के बाद में उसको 100 पर ले जाना है। इस तरह से हम उसको प्रोत्साहित करेंगे लगातार, तो वह डेली बाय डेली जो है अच्छा कार्य करता जाएगा। इसमें देखिए ध्यान योग्य जो बातें हैं, ध्यान रखने योग्य, उनमें पहला बिंदु है कि बच्चों की प्रगति का वर्ष में 3 बार मानचित्रण करना होगा और दूसरा बिंदु है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का आकलन करना चाहिए। तीसरा बिंदु है नियमित रूप से बच्चों के साथ रिपोर्ट साझा करना। चौथा बिंदु है मासिक मीटिंग में अभिभावकों से रिपोर्ट साझा करना। इस तरह के कुछ बिंदु भी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आता है, संचित अभिलेख क्या है? यह 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, संचित और अभिलेख। सबसे पहले हम बात करते हैं संचित का अर्थ क्या है, तो इकट्ठा करना, और अभिलेख का जो अर्थ है वो है लेख सूची तैयार करना। इस प्रकार से संचित अभिलेख का अर्थ है एक विद्यार्थी के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास की संक्षिप्त सूची। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने किया। इस प्रकार के रिकॉर्ड की इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि स्कूलों के छात्रों के अभिलेखों का अभाव था। इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो पहली परिभाषा आती है जोन्स के अनुसार, संचित अभिलेख एक विद्यार्थी का स्थायी रिकॉर्ड है जो कि स्कूल के द्वारा वर्तमान समय तक ठीक ठाक करके उसको रखा जाता है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर आती है राइस्टान अन्य विद्वानों के अनुसार, संचित अभिलेख छात्रों के निर्देशन के लिए आवश्यक सूचना को दर्ज करने, उसकी प्रोफाइल, उसकी फाइल बनाने और उसका उपयोग करने की एक विधि है। यह प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की संक्षिप्त सूची होती है। ये परिभाषा भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 1 नंबर का प्रश्न या तो आपको अलग पूछ सकता है या फिर अगर संक्षेप में प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न, तो फिर आपको डिटेल में सारा कुछ आपको लिखना होगा। इसके बाद में देखिए उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संचित जो अभिलेख हैं उनके माध्यम से हम प्रत्येक विद्यार्थी की वृद्धि व उसका विकास, उसकी शिक्षा विषयक तथा भावनात्मक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन समस्याओं को हल करने का प्रयास भी करते हैं। अब हम बात करते हैं संचित अभिलेख की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता यहाँ पर आती है नवीनता। नवीनता के बाद में दूसरी विशेषता है व्यापकता, तीसरी है निरंतरता, चौथी विशेषता है पहुंच और पांचवी विशेषता है वस्तुनिष्ठता और छठी विशेषता है सत्यता और सातवीं है मूल्यांकन।
अब इन 7 पॉइंट्स के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके संचित अभिलेख का संक्षेप में प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है, तो आपको इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। नवीनता का तो क्या मतलब हुआ कि संचित अभिलेख में जो सूचनाएं हैं वो नई होनी चाहिए। व्यापकता में क्या हुआ कि संक्षेप न होकर के बहुत व्यापक और विस्तृत होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी उनको प्राप्त हो सके जो अभिलेख में सूचनाएं होती हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु है क्या है, निरंतरता। निरंतरता में देखिए जो अभिलेख में सूचनाएं हैं वो लगातार रिकॉर्ड होने चाहिए, जिनसे आधार पर विद्यार्थी की बौद्धिक जो योग्यताएं हैं उनका पता लग सके। और चौथा बिंदु है पहुंच। तो सूचनाओं को जो एकत्रित करते हैं उनका सभी विद्यार्थियों की पहुंच में उनको होना चाहिए, जिससे जो शिक्षक है उस बच्चे के बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकें। उसको अगर वो सही नहीं पढ़ रहा है तो किन कारणों से वह सही नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा वो जान पाए। तो सब टीचर्स की उन रिकॉर्ड्स के पास में पहुंच होनी चाहिए। पांचवा बिंदु आता है वस्तुनिष्ठता। तो समस्त जो सामग्री है उनकी सूचनाओं की वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। और छठा बिंदु है सत्यता के बारे में। तो उपलब्ध जो सभी सूचनाएं हैं किसी बच्चे के बारे में तो वो सारी जानकारी सत्य होनी चाहिए। सातवां बिंदु है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करके हम यह पता लगा पाते हैं कि जो जानकारी जिस बच्चे के बारे में हमें पता लगी है वो कहाँ तक उपयोगी रही है, जितना हमने उसको सिखाया है वो कितना उपयोगी रहा है। इस तरह से आपको इन 7 बिंदुओं के बारे में अगर डिटेल में प्रश्न पूछता है तो आपको लिखना होगा। अब हम बात करते हैं नक्शे और चित्र में बुनियादी अंतर के बारे में। पहला अंतर आता है दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण के अंतर में देखिए यदि हम बच्चे द्वारा बनाए गए उनकी कक्षा के चित्रों को देख पाएंगे तो उनमें कई अंतर होते हैं। उनमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा हावी हैं, किन चीज़ों को महत्व दिया गया है वगैरह आदि यहाँ पर हावी रहती है। इन अंतरों के बावजूद सारे चित्र मोटे तौर पर एक ही कक्षा की प्रस्तुति हैं। हाँ, मेजों की संख्या, बच्चों की संख्या, ब्लैक बोर्ड की स्थिति, शिक्षक की मेज की स्थिति वगैरह को लेकर के जरूर काफ़ी अंतर होंगे, बट जो मेन जो मैटर है वो उनका सिमिलर रहेगा। इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है पैमाना। नक्शा पढ़ते समय हम हमेशा वह संकेत खोजते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि यह नक्शा किस पैमाने पर बना है, यानी कि कितनी इसकी वास्तविक दूरी है, या 1 मिलीमीटर है या फिर 1 सेंटीमीटर को दर्शाता है। तो वो पैमाना भी हम किसी नक्शे को पढ़ते समय ध्यान में रखते हैं। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है निरूपण का प्रकार। इसमें देखिए चित्र और नक्शे को बिल्कुल अलग तरह के निरूपण हैं। जब हम चित्र बनाते हैं तो हम असलियत को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसा कि वह दिखता है, किंतु नक्शा 3 विमाओं को दिखाने का प्रयास नहीं होता। यह एक द्विविमीय सतह को 2 विमाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। चाहे बच्चों को चित्र पढ़ना आता हो या नहीं, उन्हें नक्शा उपयोग करने की क्षमता सीखनी ही पड़ती है। औपचारिक शिक्षण के बगैर भी बच्चे रास्ते बनाते हैं और विभिन्न जगहों तक पहुंचने के रास्ते पूछ लेते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आकलन व मूल्यांकन में संबंध के बारे में। आकलन और मूल्यांकन का प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लेना है। तो देखिए शिक्षण में आकलन का उद्देश्य बच्चों के सीखने के दौरान अनुपालन की गुणवत्ता के निर्णय से संबंधित होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम की निश्चित अवधि के पश्चात उनके सीखने के वास्तविक स्तर की प्राप्ति पर केंद्रित होता है। उस समय यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया क्यों और किस प्रकार से हुई। अतः मूल्यांकन मानकों पर आधारित बच्चों के कार्य की गुणवत्ता पर किया जाता है। फलस्वरूप इस गुणवत्ता को दर्शाने हेतु उनको अंक अथवा ग्रेड दिए जाते हैं। संक्षेप में देखिए जबकि आकलन निर्माणात्मक रचनात्मक रूप में प्रक्रिया की दिशा को दर्शाता है, मूल्यांकन इसके परिणाम स्वरूप उसका जो मूल्यांकन है उसको जानने का प्रयास करता है, इसके मूल्य को जानने का प्रयास करता है। इतना सब आपको दोस्तों इस यूनिट में ध्यान रखना है। और हमने मूल्यांकन के बारे में मेन सभी पॉइंट्स को बात कर लिया है। बट अगर आपके सामने मूल्यांकन का अलग से प्रश्न आ जाता है कि मूल्यांकन क्या है समझाइए, या फिर मूल्यांकन के बारे में संक्षेप में लिखिए, इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आ जाता है तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मूल्यांकन के बारे में एक परिभाषा दी गई है डॉक्टर अशोक सिडाना के अनुसार। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा कार्यक्रम ने शिक्षा के उद्देश्यों की कितनी पूर्ति की है यह पता लगाना ही मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो टॉपिक हमने बच्चों को पढ़ाया है वो कितना वो बच्चे समझ पाए हैं उस टॉपिक को, तो उनका पता लगाना ही क्या होता है, मूल्यांकन है, कितने उसकी उनके उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों की अब हम बात करते हैं। तो पहला उद्देश्य आता है कि छात्रों ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, जितना टॉपिक जिस टॉपिक को पढ़ाया गया है वो टॉपिक किस सीमा तक कितना उनको याद हो गया है, तो उसकी जांच करना। दूसरा बिंदु है छात्रों की कठिनाइयों समस्याओं आदि की जांच करना कि कहाँ पर किस टॉपिक में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है, तो उनकी जांच करना। तीसरा बिंदु है शिक्षक एवं शिक्षण विधियों की सफलता की जांच करना कि जो जिस शिक्षण विधि से टॉपिक पढ़ाया गया है अगर वो बच्चों को कंप्लीट याद हो गया है तो उस शिक्षण विधि को मेजर पॉइंट देना, उस शिक्षण विधि को पिन करके रखना कि आगे की जो विधियां हैं उनमें भी इस शिक्षण विधि का हम उपयोग करके बच्चों को सरलता से समझा पाएंगे। तो शिक्षण विधियों की जो सफलता है उनकी भी जांच होती रहती है, जिससे आपको ये पता लग पाए कि कौन सी
शिक्षण विधि आपके लिए काम की है बच्चों के लिए और कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के काम की नहीं है, तो उनके बारे में बात करी गई है। चौथा बिंदु आता है कि छात्रों की समस्याओं का निदान करके उन्हें उपचारात्मक ढंग से दूर करना। जो भी समस्याएँ टॉपिक सीखने में बच्चों को आ रही है, उनको दूर करने की जो प्रक्रिया है, वो मूल्यांकन के बाद में शुरू की जाती है। मूल्यांकन के एक मुख्य सिद्धांतों की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए पहला सिद्धांत है निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, दूसरा है मापन के लिए उपयुक्त उपकरण का चयन, तीसरा है एक उपकरण अथवा अनेक उपकरणों का प्रयोग, चौथा है सांख्यिकी गणनाओं का सिद्धांत, पांचवा है गुणात्मक व्याख्या एवं विश्लेषण का सिद्धांत। इसी के साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन जो शब्द है वो परीक्षा, तनाव व दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। जैसे परीक्षा आने वाली है तो बच्चों को टेंशन होने लगती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करी गई है। अगर सतत व्यापक मूल्यांकन आपका होता रहेगा तो आपको उतनी टेंशन नहीं रहेगी। जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया है वो टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ जाएगा तो परीक्षा की उतनी टेंशन नहीं रहती है। और ये जो झिझक रहती है, ये जो तनाव रहता है, उसका मुख्य कारण क्या है? विद्यालयी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो परीक्षा पद्धति है उसके बारे में बात करी गई है। तो ये बिंदु का आपका ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए डॉक्टर ब्लूम के त्रिआयामी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर है पाठ्यक्रम, नीचे यहाँ पर देखिए शिक्षार्थी यानी कि अधिगम अनुभव करने वाला और शिक्षक है मूल्यांकन के साधन। तो इस तरह से ये त्रिभुज बनाया गया है, त्रिआयामी प्रक्रिया इनकी हो रही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के बिंदु कौन कौन से हैं। तो 3 बिंदु हैं, आपको ध्यान रखने हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो बालक की आवश्यकता, दूसरा है समाज की आवश्यकता और अच्छे जीवन की संकल्पना। आपको शैक्षिक उद्देश्यों के बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है कि शैक्षिक प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है अभ्यास उद्देश्य, दूसरा है अध्ययन अध्यापन जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में, और तीसरा यहाँ पर मूल्यांकन। आप इनको शैक्षिक प्रक्रिया के अंग बता सकते हैं और यहाँ पर 201 नंबर का प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए अगला छोटा पॉइंट आता है कि मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको याद करने हैं, अभी एक दिन आपके एग्जाम को बचा है, तो इस लास्ट टाइम में आपको जो याद करने हैं, समझने हैं, उन सभी को लेकर के हमने बात कर ली है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे आसान टॉपिक हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जिनको हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। यातायात के बारे में, साधनों के बारे में, रोड के किस साइड चलते हैं उसके बारे में नॉर्मल नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें, उनको लेकर के हमने बात नहीं करी है। आप जब छोटे प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी मदद उनसे मिल जाएगी। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आए हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हमने बात करा है। और कोई भी टॉपिक अगर आपको छूट जाता है, कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु अगर आपको लगता है कि उसको हमने ठीक से नहीं समझाया है, आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं किसी अलग वीडियो में, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर कर दीजिएगा या फिर वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग वीडियो बनाने की। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो से अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।